नमस्कार दोस्तों, दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में दिल्ली के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई कानून पॉलिसी लेकर आती है, जिसे लीकर पॉलिसी या फिर शराब नीति मामला कह सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत सरकारी दुकानों के बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए परमिशन दी गई। इसमें दिल्ली सरकार का कहना था कि नई पॉलिसी लाने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा, ग्राहकों को फायदा होगा। केजरीवाल सरकार की इस पॉलिसी में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुले रहने की परमिशन दी गई। शराब विक्रेताओं को बिना किसी लिमिट के डिस्काउंट देने की परमिशन दी गई, जिसके कारण इस पॉलिसी पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई। इस पॉलिसी के कारण दिल्ली सरकार पर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे, जबकि छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई। ऐसे में दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है लीकर पॉलिसी या फिर कह सकते हैं कि शराब नीति मामला, जिसके चक्कर में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता जैसे बड़े दिग्गज पॉलिटिक्स की गिरफ्तारी होती है। आइए दोस्तों, इन सब के बारे में बहुत बारीकी से समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सरकार के लिए शराब रेवेन्यू एक बहुत बड़ा जरिया है। शराब पर टैक्स बढ़े या घटे, पीने वालों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से शराब पर टैक्स वसूलती है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 17 नवंबर 2021 में लीकर के सेल्स के लिए एक नई पॉलिसी, आबकारी नीति पॉलिसी 2021-22 लेकर आई थी। इस पॉलिसी को बनाते समय दिल्ली की सरकार ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को दारू नहीं बेचनी चाहिए, यह बात पूरी तरह से प्राइवेटाइज होनी चाहिए। सरकारी दुकानों के बजाय प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस देना चाहिए, उन लाइसेंस के बदले उनसे फीस चार्ज करनी चाहिए। इस पॉलिसी के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकान खोलने की परमिशन दी गई। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। सभी सरकारी ठेकों को बंद करके सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। सरकार ने लाइसेंस की फीस को कई गुना बढ़ा दिया। जिस सेल लाइसेंस के लिए ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, नई लीकर पॉलिसी लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़े। लाइसेंस लेने वाले को लीकर MRP पर बेचने की कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद की प्राइस बना सकते थे और डिस्काउंट भी दे सकते थे। नई शराब नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की परमिशन दी गई। इसके अलावा कहीं से भी शराब बेचने की छूट दे दी गई, जबकि पुरानी पॉलिसी में खुले में शराब बेचने पर पाबंदी थी। दोस्तों, लीकर पॉलिसी 2021-22 एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके लागू होते ही दिल्ली में शराब और बियर पर ऑफर की मानो झड़ी लग गई हो। नई आबकारी पॉलिसी के चलते दिल्ली में कई शराब के स्टोर पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी मुफ्त में मिल रही थी। कुछ जगहों पर तो एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी भी फ्री में मिल रही थी। इस ऑफर की वजह से दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। शराब की दुकानों पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि कई जगहों पर पुलिस की मदद लेनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त मिलती रही, क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी लागू हुई थी, जिसके बाद शराब बिक्री के नियम बदल गए थे। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब स्टोर को अधिकार हो गया था कि ग्राहकों को लुभाने के लिए वे गिफ्ट और डिस्काउंट दे सकते थे, जबकि इससे पहले जो पॉलिसी थी उसके तहत शराब के दाम सरकार तय करा करती थी, जिस कारण दुकानदार इसमें से कोई बदलाव नहीं कर सकते थे और एक बोतल के साथ एक फ्री जैसी कोई स्कीम भी नहीं थी। हालांकि उस समय आधिकारिक तौर पर आबकारी अधिकारियों का कहना था कि दिल्ली में शराब पर सिर्फ 25% ही छूट थी, जबकि इस पॉलिसी के बाद एक के साथ एक फ्री यानी करीब 50% तक की छूट मिल रही थी। दिल्ली सरकार ने नई लीकर पॉलिसी के तहत वर्ष 2021-22 में दिल्ली में शराब बिक्री का काम पूरी तरह से निजी हाथों में दे दिया था, जिसके कारण शराब की कंपनियों से शराब की बिक्री से पहले ही लाइसेंस के रूप में करीब 300 करोड़ रुपए ले लिए थे। साथ ही विक्रेताओं को MRP से नीचे किसी भी दाम पर शराब बेचने की परमिशन भी दे दी गई थी। लोग जमकर शराब भी खरीद रहे थे, क्योंकि दिल्ली वाले घरों में 18 लीटर बियर या वाइन रखने की छूट है। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई लीकर पॉलिसी से माफिया राज खत्म होगा,
और सरकार के रेवेन्यू में इजाफा होगा। केजरीवाल सरकार ने अंदाजा लगाया था कि इसमें 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन सब मामला उल्टा पड़ गया। जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में अपने एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नई लिकर पॉलिसी में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिया है। इसके अलावा नरेश कुमार ने कोरोना महामारी के दौरान शराब लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देने की भी बात कही। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सीबीआई से इस मामले को देखने को कहा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। केजरीवाल सरकार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नई लिकर पॉलिसी के विवादों में गिरते ही दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर 2022 से पुरानी लिकर पॉलिसी को फिर से लागू कर दिया। इसकी वजह से ज्यादा जो नए स्टोर खुले थे वो बंद हो गए। शराब की बिक्री पर फिर से सरकार का कंट्रोल हो गया। इसी बीच चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगा दिया, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क को बढ़ाया, जिससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। नई लिकर पॉलिसी से जनता और सरकार दोनों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। अगस्त 2022 में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी भी इस जांच में शामिल हो गई। ईडी का केस मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि साउथ का एक ग्रुप भी इसमें शामिल है। इस कथित ग्रुप का हिस्सा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और वाईएसआरसीपी सांसद श्री निवासुल्लू रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी भी शामिल थे। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जाँच में जुट गयी। दिसंबर 2023 में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ दायर अपने छठे चार्जशीट में ईडी ने दावा किया था कि रिश्वत से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुआ था। इस तरह से आम आदमी पार्टी भी इस घोटाले में शामिल थी। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि अपराध की प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी व्यक्तिगत तौर पर शामिल थे। ईडी का कहना था कि इस खेल में मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख रुपए रिश्वत मिले, संजय सिंह को 2 करोड़ रुपए और विजय नायर को 1 करोड़ 50 लाख रुपए मिले। 12 सितंबर 2022 को आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को आप नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अभी आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ईडी का आरोप था कि साउथ ग्रुप नामक एक शराब लॉबी ने गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ये पैसे साउथ ग्रुप ने विजय नायर को एडवांस के रूप में दिए थे। विजय नायर के ऊपर आरोप था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से योजना और साजिश का प्रबंधन कर रहे थे और वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी थे। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू के बयान में ईडी का कहना था कि लिकर पॉलिसी केजरीवाल के दिमाग की उपज थी। एजेंसी के मुताबिक केजरीवाल ने महेंद्रू से वीडियो कॉल के जरिए यह बताया था कि नायर उनका आदमी है और वह उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसी लिकर पॉलिसी में ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल खुद मुख्य आरोपी व्यक्तियों में से जुड़े हुए थे और उनसे मामले में शामिल अन्य लोगों के साथ सहयोग करने का आग्रह भी कर रहे थे। अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच केजरीवाल को 9 सम्मन मिलने के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से राहत के लिए उनकी याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ईडी ने 22 मार्च को एक निचली अदालत से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि वह शराब घोटाले के मामले में अन्य मंत्रियों और आप नेताओं के साथ केजरीवाल मुख्य साजिश करता थे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 11 दिन तक ईडी की हिरासत में रहने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 से 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिए गए हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली लिकर पॉलिसी 2021-22 बनाने और उसे लागू करने के लिए साउथ ग्रुप से रिश्वत के तौर पर कई करोड़ रुपए लिए थे।